So, good evening, everyone, and welcome to CSM Academy. जल्दी से भाई ज्वाइन कर जाइए फटाफट। आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो मैराथन सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, 14 को एग्ज़ाम है, तो अभी से हमारी जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए फटाफट। मुझे पहले बताइए, वॉइस क्लियर है ना? वॉइस ठीक है? ऑडियो और वीडियो ठीक आ रहे हैं? जल्दी से एक बार बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलो, आज लैग भी आई होप नहीं होगा, बस इलेक्ट्रिसिटी ना चले जाए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, चलो, ओके। वॉइस क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम डाउट नहीं है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सो जितने भी अभी ज्वाइन किए सबको गुड इवनिंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस लेके आए। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो आईओ है, मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलो ये पूछेगा ही। हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर भी करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि जो आज का क्लास है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं, मैं आज लेके आया हूं, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, साथ साथ आंसर देते रहिए। गलत हो कोई नुकसान नहीं है, सही है तो बहुत बढ़िया, गलत होगा तो आपको याद रहेगा और आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो साथ साथ आंसर देते रहिए। ओके, चलो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना? कल बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए हमने कहा कि चलो सब स्टूडेंट्स खा पी ले, फिर उसके बाद हम लोग डिनर कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए। तो आज का क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी थे उनको भी हमने किया था। आज इसको बेटर वे में बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यूएनओ का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो हो नहीं सकता। आपको आंसर तो बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन एपीएसएसबी का भी बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या करें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमको समझाने होंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। देखिए, आपने पिक्चर्स के बारे में बताया था तो पिक्चर्स ऐड किए हैं, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशन was established in which year? Options: 1943, 1945, 1947, 1950। जल्दी से बताइए।
करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इजी क्वेश्चन है। मुझे पूरा आंसर चाहिए, मैंने कल आपको पूरा आंसर बताया था, आई होप आपको याद होगा, मैंने आपका पूरा आंसर बताया था इसका, तो आपको पूरा ईयर सब कुछ याद हो मतलब रखना होगा, क्योंकि एपीएसएसबी में पूरा देता है ईयर ना, ईयर डेट सब आता है, मंथ पूछा गया था, लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें मंथ और ईयर पूछा गया था, सीएसएल और मे बी सीएचएसएल और सीएसएल में, एलडीसी या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो पूरा आंसर मुझे चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। देखो सबसे पहले होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या है 1945, पर आपको याद रखना है इसका ईयर कौन सा होगा, तो ईयर क्या होगा 24 अक्टूबर 1945 है ना, 24 अक्टूबर 1945। स्टूडेंट से सब ये दरखास्त है कि साथ साथ आंसर देते रहिए। हाँ आज थोड़ा लेट है क्योंकि थोड़ा लेट से ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत मतलब खाना पीना प्रॉब्लम डिनर ये सब, तो उसमें हम लोग बीच में आ जाते हैं, तो बहुत देर तक क्लास चलता रहता है, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट किया है। अगर पहले करेंगे तो प्रॉब्लम तो वैसे नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्केड्यूल्स भी थोड़ी इधर उधर हो जा रहे हैं हमारे क्लासेस के, और ये वाला टाइम जो है वो ईजी है, मतलब परफेक्ट है, सब कुछ हो जाता है उसी वक्त हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और आपका ये बारिश भी स्टार्ट हो गया, ठीक है चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। 24 अक्टूबर, अच्छा अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा सुन लीजिए, सबसे पहले इसका हिस्ट्री जान लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा मैं सॉरी मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बारिश शुरू हुआ है और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वो नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि ईटानगर में मैंने देखा है करीब 2-2.5 साल से यहाँ पर हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है ना, तो अगर वो नेटवर्क बीच में कट जाए तो आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर से आपको कल क्लास कंप्लीट करवा दूंगा क्योंकि बारिश बाहर हो रही है, ठीक है। आई होप ना हो कोई मतलब इसको डिसकंटिन्यू ना करना पड़े, हम लोग कंप्लीट करवा सके आज का क्लास, लेकिन बारिश हो रही है तो अगर कनेक्शन में कुछ भी इशू हुआ तो शायद हमें कल करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले से ही माफी मांग रहा हूं। चलिए तो अभी क्वेश्चन में की तरफ आते हैं। 24 अक्टूबर 1945 इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए 1914 से लेकर 1918 तक, इसको याद रखिएगा, 1914 से लेकर 1918 तक ना वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, और इस बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया था कि बहुत बड़ी कठिनाई से, फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या कर रहा है, गुजर रहा है, तो इसको किसी भी तरीके से रोकना होगा, तो कैसे रोके, तो उसको कैसे रोके, अभी दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ना सभी को सुनना होगा, सबको फॉलो करना होगा, कोई भी आर्म्स एमुनेशंस की बातें जो भी होंगी, अगर कोई भी देश अगर कोई राइफल आर्म्स एमुनेशंस कुछ भी बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन, तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का परमिशन लेना होगा, इसके रूल्स रेगुलेशंस है, आपको मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर आप इसके मेंबर हैं तो आपको रूल्स रेगुलेशंस समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन, करेक्ट है, क्या नाम था इसका, लीग ऑफ नेशन, इसका क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन। लेकिन उस वक्त लोगों को पता नहीं था, समझ नहीं था कि ये सिर्फ एंड नहीं है, इसके बाद भी एक वर्ल्ड वॉर होने वाला है, सबको लगा इससे बड़ा खतरनाक वॉर पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है, तो ये सबसे खतरनाक वॉर है। लेकिन किसको पता था कि 1939 को फिर से एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, और वो था वर्ल्ड वॉर 2। तो 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और उसके बाद सब शांत हुआ जब उस बीच में लीग ऑफ नेशन को पहले ही बंद हो गया था। क्यों, क्योंकि चला नहीं, किसी ने सुना नहीं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो फिर से इसको चेंज किया गया,
और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका PYQ है ये। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहले क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। कब बना था? 1919 में बना था ये। एट प्रेजेंट नाम क्या है? यूएनओ। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? 24 अक्टूबर 1945। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है ये, कि बताओ जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसका चेयरमैन कौन है, हेड कौन है? तो करेंट जो हेड है, मैं इसको मिटा रहा हूं, करेंट जो हेड है वो क्या है? एंटोनियो ग्यूटरेस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है। पोर्तुगल के हैं ये, और ये चेयरमैन है, हेड है। ठीक है, कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, ये अभी यूएनओ के चेयरमैन है, हेड है, जनरल सेक्रेटरी, जो भी कह सकते हैं, यही है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इनको याद रखिए, इनका नाम। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इनके ना टोटल कंट्रीज कितने कितने मेंबर्स हैं इनके, यूएनओ को कितने मेंबर्स है? तो याद रखिए 193 मेंबर्स है। टोटल कितने मेंबर्स है? 193 है। इंडिया कब बना था? तो फाउंडिंग मेंबर था, 1945 में ही बन गया था। जब 24 अक्टूबर में ये स्टैब्लिश्ड हुआ तभी ये भी मेंबर बन गया था। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था ये। तो 193 टोटल मेंबर्स है। अब इसमें क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टोटल परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं। और ये क्वेश्चन आपका PYQ बहुत बार पूछा गया है। अरे बहुत बारिश हो रहा है, ऐसे ही लग रहा था कि आज बारिश होने वाला है। चलो अच्छा है, गर्मी बहुत थी तो थोड़ा बारिश होगा, लेकिन अभी होना जरूरी था क्या? हमारा क्लास है। चलो तो कोई मुझे बता सकता है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं? जल्दी से बताइए मुझको, टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके, परमानेंट मेंबर्स। देखो, टोटल अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो टोटल परमानेंट मेंबर्स आर 5। ये है परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 5 है, याद रखिए। कितने हैं? 5 है। टोटल परमानेंट मेंबर्स आर 5। ठीक है, कौन कौन है आपको ये पूछता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो याद रखिए, P5 बोलते हैं इसको, P5। क्या बोलते हैं? P5। कौन कौन है? USA है, रशिया है, चाइना, फ्रांस, यूके। ठीक है, तो ये इन्हें कहते हैं P5 कंट्रीज। कौन कौन है? USA है, रशिया है, चाइना, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये सारे क्या हैं? P5 मेंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? P5 मेंबर्स। दे आर दी परमानेंट मेंबर्स। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर्स है। तो आपको याद रखना है ये 5 नाम। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। ठीक है, इन 5 का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, गुड, हाँ बिल्कुल। अब अगर पूछे कि भाई नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, अगर आपको कोई पूछे कि नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, तो क्या होगा? नॉन परमानेंट मेंबर्स अगर पूछा जाए तो 10 है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। इनको याद रखने की जरूरत नहीं, तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको इनको याद रखना है। ठीक है, इंडिया क्यों नहीं है? इंडिया हो सकता है, लेकिन देखो वोट होना होगा, वोटिंग होगा, तो वोटिंग में सबका वोट जरूरत है। लेकिन बीच बीच में चाइना पैर घुसड़ देता है, वो बोलता है कि नहीं, इंडिया को मत बनाओ। पता ही है ना, हमारा सबसे बड़ा भी प्रॉब्लम तो चाइना ही है, तो इसी वजह से वोट में सबसे पीछे रह जाता है।
उसमें तो एक और है, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इंडिया बने, क्योंकि इंडिया और रशिया का एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं, वोट नहीं मिल पाता है। वैसे तो भारत एक पक्का दावेदार रखता है परमानेंट मेंबर्स का बनने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले। आगे बढ़े, चलो ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन, ये कल भी मैंने करवाया था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, जल्दी से बताइए। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, फटाफट बताइए मुझको। यूएनओ का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, जल्दी से बताइए। आंसर्स आते रहने चाहिए। आंसर्स आते रहने चाहिए। क्या होगा, ये तो मैंने कल भी करवाया था। जेनेवा, नहीं, जेनेवा नहीं है, कल करवाया था इसको मैंने। यूनाइटेड ने यूएनओ का हेड कहां पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से। अरे इजी क्वेश्चन है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, कल भी बताया था, ये कल क्लास भी करवाया था, कैसे भूल सकते हैं, इसको नहीं भूलना है। यूएन में है, ठीक है। तो बाकी इसका इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो उसको याद रखिएगा। यूएनओ से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा सीजीएल हो, एलडीसी हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO was established in ऑप्शंस 1945, 1948, 1950, 1960। क्या होगा आंसर, इसका आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, WHO, तो ये भी बहुत रिपीट हुआ, जल्दी से बताइए, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, हाँ, गुड। हाँ, सी कैसे हो सकता है यार, कल कल शायद इसको एक्सप्लेन किया था ना, कल ये भी शायद करवाया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ 1948 है, बिल्कुल सही है, 1948 है ना, 1948 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, कोई बता सकता है, जल्दी से बताइए, कोई भी, फटाफट। WHO का हेडक्वार्टर, तो आंसर होगा जेनेवा में है ना, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स, जो डिजीजेस होते हैं, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के लोगों को उनका मेडिकली असिस्ट करना, कोई भी पिक्यूलियर डिजीज है उसके लिए ड्रग्स मतलब दवाई बनाना, है ना, ये सारे काम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। 1948 में बना था, यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, ओके। अरे यार देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं बताना चाहिए था, हर बार गलती कर देता हूं।
क्वेश्चन क्या है, हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, तो इसका आंसर सीधी सी बात है, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर, है ना, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए तो अच्छा होगा, ठीक है। जेनेवा इज द करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है और सच में कंफ्यूजन होता है, पर सब एग्जाम्स में नहीं आते हैं, कुछ ही गिने चुने आते हैं। आप इसको याद रखिए, इनमें से भी आपको बहुत सारे कॉमन मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मिलेगा, पर हाँ इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए, अभी आपको टाइप्स भी मैं दिखाऊंगा, अलग अलग टाइप्स, ठीक है। आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, PYQ के रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी ऐड किए, मैं दिखाऊंगा आपको। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, जेनेवा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो यूनेस्को, अब यूनेस्को से स्टार्ट करते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे अभी, अभी पहले छोटा मोटा देख लेते हैं। तो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, established in options 1945, 48, 55, 60। क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, यूनेस्को का कब स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज का क्या होगा, 1945 इज द करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल, 1945 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। जी हाँ, अभी ये यूनेस्को का काम क्या है, देखो यूनेस्को का काम बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, ये देखो इसमें क्या है, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, ये सब काम होता है यूनेस्को का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को से क्वेश्चंस आते हैं, यूनिसेफ और यूनेस्को ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स में तो इसका तो कोई मतलब जवाब नहीं है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूनेस्को से, कोई भी लिस्ट में आ जाएगा तो यूनेस्को से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे हमारा कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उन सब स्टेट में एग्जाम में यूनेस्को से क्वेश्चंस आता है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू यूनेस्को आपको पूछा जाएगा, तो उसको ज्यादा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलो, तो आंसर इज 1945। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूं क्या नेक्स्ट, अच्छा हाँ नहीं है। अब मुझे कोई बताए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे कोई ये बताए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से बताइए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मुझे बताइए जल्दी से। फ्रांस, नहीं, बताइए जल्दी से क्या होगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, हाँ वेरी गुड, पेरिस, अच्छा आपने फ्रांस बोला था ना, सॉरी सॉरी, हाँ पेरिस फ्रांस, हाँ ठीक है, फ्रांस में है, पेरिस में है, तो ये क्या होगा, पेरिस होगा, है ना, पेरिस फ्रांस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पेरिस फ्रांस, बिल्कुल सही, पेरिस होगा बिल्कुल, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखिए ना, इसको याद रखिएगा, तो 1945 इज द करेक्ट आंसर, यूनेस्को का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स अगर आते हैं तो वो भी आपको अच्छे से याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन ऑप्शंस न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, लंदन। आईएमएफ का क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझको, आईएमएफ का फटाफट बताइए, आईएमएफ का बताइए जल्दी से, इसका मैंने कल भी बताया था।
आंसर्स क्या होंगे? मैं हट जाऊं? हाँ, आंसर्स बी, करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया था ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स हुआ, और इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो अभी तो छोड़ दीजिए, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि कब इलेक्ट्रिसिटी चले जाए पता नहीं, तो इसीलिए थोड़ा करवा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है, साइन बाय 97, वाह बहुत अच्छे। तो अभी क्या हो जाता है, ब्रेटन वुड्स जो है एक कॉन्फ्रेंस होता है, और उस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दो चीजें बनती है, मैंने कल बताया था आपको। ये कब होता है? 1944 में, और उसमें दो चीजें बनता है, एक बन जाता है क्या आपका आईएमएफ, और एक बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, करेक्ट है, समझ में आ गया? तो एक आईएमएफ है, एक वर्ल्ड बैंक है। कब होता है? 1944। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों एक ही ब्रेटन वुड्स से बनते हैं, 1944। द करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी, इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। जितना भी पैसे का मामला है ना, वो सब इनके पास है। डीसी अमेरिका अपने पास पूरा रखता है, मतलब वॉशिंगटन अपने कैपिटल में रखता है, बाकी सब दूर। जितना भी पैसा है सब इनके पास है, मतलब अपने कैपिटल में है। हाँ बिल्कुल, ब्रेटन वुड्स। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। आई होप आज आपको लैगिंग नहीं दिखेगा, तो लैग हो रहा था, आज आपको आई होप लैग नहीं होगा, है ना? अच्छा, एक चीज आपको मैं भूल गया, उसको मैं बता देता हूं आपको। आईएमएफ का पूछ लेते हैं ना, आईएमएफ का चेयरमैन पूछता है, तो हेड जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, जॉर्जिविया, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, ये इनके हेडक्वार्टर मतलब हेड है। ठीक है, आईएमएफ का हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। आगे बढ़े, चलो ओके। नेक्स्ट, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑप्शंस 1943, 1945, 1948, 1955। करेक्ट आंसर क्या होगा? फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। इसका तो शायद लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट प्रोबेबली, तो एफएओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल हुलो गिबॉन है, अभी रिसेंटली अगर चेंज किया है तो मिथुन हो सकता है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर हुलो गिबॉन होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दीजिए। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब हो, क्या होगा इसका आंसर? एफएओ। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए, करेक्ट आंसर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट आंसर क्या है? 48। ओके, अच्छा ओके, अच्छा देखो, एफएओ जो है ना 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? रोम, इटाली में है। ठीक है, रोम में है, इटाली। क्लियर है, रोम इटाली में है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, मैंने बताया कि अभी जो ये एक छोटा सा, हम थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक, देखो गूगल में ना बहुत जगह पर मिथुन दिखा रहा है, कई जगह पर हुलॉक गिबॉन दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर हुलॉक गिबॉन होना चाहिए आंसर, अभी पता नहीं। ठीक, इसको कंफर्म मैं आपको आज थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कल तक आपको कंफर्म करके बता दूंगा, कल क्लास जब होगा मैं बता दूंगा एक बार। ठीक है, चलो, तो एफएओ को याद रखिएगा, 1945 में बना था, रोम इसका क्या हेडक्वार्टर है, और ये किस लिए बनाया गया है? ताकि पॉवर्टी इरेडिकेशन कर सके, जितने भी वर्ल्ड में पॉवर्टी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको
कम करना, एराडिकेट करना, हटाना, निकालना, और साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अफ्रीकन जैसे कंट्रीज में देखा होगा कि खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हर वक्त यूएनओ या फिर हर देश की जो सरकार है वो कहती है कि वेस्टेज ऑफ फूड, इस पे ध्यान देती है कि खाने को बर्बाद मत कीजिए। ये सारे जो काम है ये एफएओ करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो एफएओ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर जो है उसको भी कम करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में न्यूट्रिशन भी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन जो है क्या, यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? देखते हैं। हाँ वही तो, अरुणाचल के वेबसाइट में हुलो गिबॉन है, क्योंकि मैंने लास्ट जो क्लास हुआ था, अब आपने सही बोला, जीके में जीके में मिथुन दिया है ना, लेकिन मैं बताता हूँ कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था वहां पर आपका ये स्टेट एनिमल आया था, तो उसमें बहुत कंट्रोवर्सी था, तो मैंने करेक्ट आंसर बताया था कि हुलो गिबॉन है। अभी क्यों बताया था, क्योंकि जो वेबसाइट में हमने देखा था और उसमें हमने ये बताया कि हाँ भाई वेबसाइट में देके रखा हुआ है, इसलिए हम कंफर्म यही कर रहे हैं। अभी अभी चेंज हुआ है कि नहीं वो मैं बता नहीं सकता, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। हाँ एकदम सही कहा, गूगल से मत जाइए, वेबसाइट में फॉलो कीजिए, क्योंकि लास्ट क्लास जब लास्ट एग्जाम हुआ था तो बहुत स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर गलत इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम वेबसाइट में ही जो होता है ना उसी को फॉलो करते हैं। जैसे piv.gov.in, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही वो चेंज कर देता है, मतलब कुछ भी हो जाए वो चेंज आपको मिल जाएगा। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपको piv.gov.in मिलता है, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें मिल जाएगा आपको। आप कुछ भी सर्च कीजिए, लास्ट में piv.gov.in लिख दीजिए, आपको करेक्ट आंसर वो पूरा हाईलाइट करके दे देता है। तो हमें हर वक्त ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करना होगा, इसीलिए उसके अकॉर्डिंगली हुलॉग गिबॉन होगा। फिलहाल के लिए उसको छोड़िए, इसको देखिए, यूनिसेफ में आ जाते हैं। यूनिसेफ का बताइए जल्दी से। चलो, तो यूनिसेफ का क्या आंसर होगा? पेरिस। हाँ ठीक है, 1946 में, 1946 में पेरिस में इसका बना था, स्टैब्लिश्ड हुआ था, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मेनली काम क्या है? सी चिल्ड्रन, हाउ टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनकी राइट्स को, ह्यूमन राइट मतलब जो राइट्स है बच्चों का, उनका जो मौलिक अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करना, यही यूनिसेफ का काम है। अभी आपको याद रखना होगा कि यूनिसेफ जो है ना, इसमें कई सारे स्टार्स सुपर स्टार्स हॉलीवुड बॉलीवुड से क्या करते हैं इनको एज एन एम्बेसडर भेजा जाता है। ठीक है, तो इनको एम्बेसडर भेजा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि हॉलीवुड के स्टार्स जाते हैं सोमालिया, सीरिया जैसे, और भी कई अफ्रीकन या फिर जो मिडल ईस्ट है वहां पर जाते हैं, और भी कई कंट्रीज, स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं, और वहां पर जाके वो क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाना, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके एजुकेशन सिस्टम, ये सब काम इनका है, यूनिसेफ का है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, IAEA हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन ऑप्शंस जेनेवा, वियना, पेरिस, नेक्स्ट है आपका रोम। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये आईए क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है। ठीक है, ये एटॉमिक एनर्जी के ऊपर रिसर्च कर, देख ही सकते हैं इसका, एटॉमिक एनर्जी है ना, इसको देख सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी का। क्लियर है?
ठीक है, क्या होगा इसका? हाँ, गुड। तो वियना इज द करेक्ट आंसर। 1957 में ये बना था। और क्या किया इसका काम क्या है? एटॉमिक एनर्जी, जो वर्ल्ड का जो एटॉमिक एनर्जी है उसको कंट्रोल करना और किस तरीके से हम इसको सही वे में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब काम है एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का काम है ये। ठीक है, IAEA का काम है, याद रहेगा। ईयर को याद रखिएगा, 1957 में बना था वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया। वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। नाटो करेंटली हैज ऑप्शंस 28 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, 32 मेंबर्स, 35 मेंबर्स। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए अभी मुझे बताइए ये नाटो के बारे में। जस्ट ए सेकेंड। ठीक, बताइए अभी मुझे नाटो के बारे में बताइए जल्दी से। अभी कितने मेंबर्स हैं? थर्टी टू। चलिए 32 है। ओके, सबसे पहले याद रखिए नाटो का एट प्रेजेंट जो मेंबर्स है वो 32 है मेंबर्स है। ठीक है, और नाटो जो है वो इसका जो हेडक्वार्टर्स कहां पर है? तो आंसर होगा ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रशिया यूक्रेन का जो प्रॉब्लम हुआ था वो नाटो की वजह से ही हुआ था। तो नाटो एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने? 32 है। करेक्ट हो गया, समझ में आ गया, इसको याद रखना। ठीक, अच्छा, नाटो का अगर आपको हेड पूछे तो इसका हेड कौन है? तो मार्क रल्टे, मार्क रल्टे है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, मार्क रल्टे इज द हेड ऑफ द नाटो। ठीक है, समझ में आ गया। 1949 में, मतलब जब वो ये नाटो जो है क्या है, 1949 में ये बना था। इसको याद रखिएगा अच्छे से, कब बना था? 1949 में। यूक्रेन का जो भी प्रॉब्लम हुआ ना, ये इसी की वजह से हुआ था, रशिया यूक्रेन का, याद रहेगा। ठीक है, हाँ, 1949 में। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, नाटो से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका करंट टॉपिक भी हो सकता है, तो ये है क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? विच कंट्री ज्वाइन नाटो इन 2024? तो करंट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो करंट कंट्री जो कौन है जिसने ज्वाइन किया? ऑप्शंस स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया। इसका आंसर बताइए जल्दी से। जो भी है क्या बोलते हैं, नेटो, जो भी है। हाँ, स्टैब्लिश तो बताया था 1949 में है। जल्दी से बताइए। तो करेंटली नहीं, हम्म, जो करंट है 2024 में वो स्वीडन है। स्वीडन ने ज्वाइन किया था। ठीक है, 2024 में स्वीडन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वीडन होगा करेक्ट आंसर। तो करंट टॉपिक्स को भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, स्वीडन होगा करेक्ट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां पर आपको देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड ना।
हाँ, स्वीडन होगा करेक्ट आंसर। अब ठीक है, वो लाइव नहीं दिखा रहा था, नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है। चलो अब ठीक है, ठीक है। तो मार्क रल्टे वॉज द इज द मतलब इज द चीफ ऑफ नाटो, ठीक है। 1949 में बना था, जो जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल जो भी है वो है, ठीक है। चलो, तो रिसेंट जो कंट्री जिसने ज्वाइन किया, स्वीडन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, विच कंट्री इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल? ऑप्शंस: इंडिया, जापान, जर्मनी, चाइना। क्या है? हाँ, जल्दी से इसको बताइए फटाफट। क्या होगा? अभी तो आंसर बता दिया था इसका मैंने, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका तो मैंने आंसर बता दिया अभी, 5 परमानेंट बोला था ना, तो इसका तो आंसर बताया अभी। क्या होगा इसका आंसर? इस पे तो गलती नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 मेंबर्स बताया था, P5 कौन कौन थे? इंडिया है क्या? नहीं। इंडिया है क्या? तो नहीं है। जापान, वो भी नहीं है। जर्मनी, ये भी नहीं है। चाइना है, तो आंसर होगा चाइना। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, आई होप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन। ऑप्शंस: पेरिस, जेनेवा, वियना, रोम। आईएलओ का हेडक्वार्टर पूछा गया है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर मतलब हमारा जो श्रम है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत, वर्क, तो उनके रिलेटेड है, ठीक है। चलो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आईएलओ का। ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स के द्वारा बनाया गया था। ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स जो कि पेरिस में है, यहां पर यहीं से फिर लीग ऑफ नेशन बना था, और ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स के वजह से क्या हुआ आपका? आईएलओ आया, ठीक है। आईएलओ आया कब हुआ था? 1919 में। कब आया था? 1919 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आईएलओ जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। साथ साथ आंसर देते रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल सही है, जेनेवा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा बारिश भी कम हो गया है, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली 2023 या 24 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शंस: 1966, 1970, 1960, 1975। अभी आपको ईयर नहीं पूछा गया था, क्या पूछा गया था? एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, यह पूछा गया था, याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्या होगा? देखो, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक बना, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो फिलीपींस, मनीला में है, ठीक है, मनीला यहां पर है, ठीक है, मनीला में है, इसको याद रखिए अच्छे से। क्लियर है?
तो मनीला आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिएगा, मनीला इज द करेक्ट आंसर। आपको ईयर नहीं पूछा था, मैंने ईयर ऐड किया है ताकि दोनों ही कवर हो जाए। नहीं, ये इसका मनीला होगा ना। हाँ, आज तो नेटवर्क, देखो नेटवर्क इशू हो सकता है क्योंकि बारिश तो कम हो चुका है, अभी तो नहीं होना चाहिए। हाँ, 1966 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार, फिर गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो, एडीबी हेडक्वार्टर्स इज इन ऑप्शंस टोक्यो, मनीला, बैंकॉक, जकार्ता। क्या होगा? करेक्ट आंसर इज मनीला। ठीक है, एडीबी का हेडक्वार्टर्स क्या है? मनीला में है। सॉरी, हाँ, आंसर गलती से बता दिया, तो मनीला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको याद रखिए, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पीवाईक्यू है। नेक्स्ट, एशियन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन ऑप्शंस कुआलालंपुर, जकार्ता, बैंकॉक, सिंगापुर। आ जाइए। वो थोड़ा गलती से आंसर बता दिया ना। चलो जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए। अरे फिर बारिश शुरू हो गया है तेरी। हाँ, क्या होगा? एशिया का सिंगापुर। अच्छा, बाकी जकार्ता। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो 1967 में बना था, 1967 में ये पहली बार बना था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है ना, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, उनको लेकर एक टीम बनाया गया था। इसमें टोटल एट प्रेजेंट 11 मेंबर्स है। कितने हैं? 11 मेंबर्स है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया में, जकार्ता में। ठीक है, आपको वो याद रखना होगा। क्लियर है? तो एशिया कब, एशियन कंट्रीज कब बना था? 1967 में। और टोटल मेंबर्स कितने हैं? 11 मेंबर्स है इसके। जितने भी हमारे एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो मेंबर्स है इसके। ठीक है, समझ में आ गया? और जकार्ता जो है इसका हेडक्वार्टर है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, भाई रिसेंटली समिट हुआ है क्या? नहीं, होने वाला है समिट। कहां पर? फिलीपींस में होने वाला है। ठीक है, ठीक है, फिलीपींस में होने वाला है। एशिया का, एशियन जो एसोसिएशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नया जो समिट होने वाला है वो फिलीपींस में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। सार्क। ओके, सार्क सब अच्छे से याद होगा हमारे सीएसएम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने जो मॉक 5 था उसमें क्वेश्चन दिया था, उसमें बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, है ना। हमने क्वेश्चन दिया था मॉक 5 में, आपको याद होगा, जो टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है उसमें मॉक 5 में हमने दिया था, याद होगा आपको। चलिए, तो सार्क समिट में आ जाते हैं। अभी ये साउथ एशियन कंट्रीज है, पहले क्या था? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अब ये साउथ एशियन कंट्रीज है ना। चलो, अच्छा हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से, इसका हेडक्वार्टर क्या है, क्या कहां पर है हेडक्वार्टर बताइए। काठमांडू। ओके, सी, काठमांडू। अच्छा ठीक है, काठमांडू है। ओके, ठीक है, ढाका। ओके, देखिए 1987 में ये बना था सार्क समिट,
और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो ढाका में हुआ था। तो फर्स्ट समिट ये हमने मॉक में डाला था, है ना। फर्स्ट समिट कहां हुआ था? ढाका में हुआ था। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो काठमांडू में है, नेपाल में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ सार्क, पाकिस्तान भी है, पर एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम यह है कि बीच में ये लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग गए थे। इंडिया को पता ही है, नेपाल अभी रिसेंटली लिपू लेक को लेकर उनके जो मैंने बताया था कल, जो पीएम है वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इंडिया पे प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इंडिया ने छोड़ दिया। इंडिया ने बोला कि तुम मतलब लीव नहीं किया है, लेकिन कहा कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे। तो इनका 2014 में ही लास्ट हुआ था, फिर इनका मीटिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो सार्क को याद रखिए 8 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया इज ए पार्ट ऑफ सार्क समिट, मतलब सार्क ऑर्गेनाइजेशन। काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट जो समिट है वो ढाका में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्रिक्स वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश्ड इन 2006, 2009, 2010 और ये 2012 होगा। थोड़ा सा यहां पर वो हो रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अपनी एमबीबीएस सार्क। अच्छा, चलो जल्दी बताइए, ब्रिक्स का बताइए। देखो, ब्रिक्स जो है वो आपका कब बना था? हाँ, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स 2009 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ, बिल्कुल सही है। और इसके क्या है, 5 जो कंट्री से स्टार्ट हुआ था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन 5 ने स्टार्ट किया था। आज के टाइम पर टोटल 11 मेंबर्स हैं और 2009 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। 2009 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। अब बात क्वेश्चन आ जाती है कि ब्रिक्स समिट आपको करंट अफेयर्स में पूछता है कि 2026 में कहां होने जा रहा है। तो 2026 में ब्रिक्स समिट जो अभी अपकमिंग समिट है वो न्यू दिल्ली में, इंडिया में ही होने जा रहा है। याद रहेगा? हाँ, इंडिया में ही होने जा रहा है। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाँ, हेडक्वार्टर नहीं है ब्रिक्स का, कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है इसका, कोई हेडक्वार्टर वैसे तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। चलो आइए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन जनवरी 2025। तो करंट अफेयर्स का है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि जुलाई 2025 से लेकर जनवरी 2025 का पढ़ के जाइए, पर मैंने क्वेश्चन ऐड किया क्योंकि क्या पता पूछ ले, तो लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो जनवरी 2025 में लास्ट ईयर ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स में कौन सी कंट्री न्यूली ऐड हुई है,
मतलब 10 थे 11 हुए हैं, कौन सी कंट्री है? जल्दी से बताइए इसका। तो ये तो करंट अफेयर्स हो गया आपका, जल्दी से बताइए। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, एक मिनट, मेरा फिर से नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरे मोबाइल में, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, मैं एक मिनट रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। हाँ, बी। ओके, 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 इजिप्ट। ओके, नहीं आंसर, हाँ डी करेक्ट आंसर है, तपोंग बिल्कुल सही है, तपोंग का करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर है। मैंने अभी बताया 10 थे, 11 2025 में 2000 लास्ट ईयर 11 मेंबर्स हुए हैं ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स में, और इंडोनेशिया न्यू मेंबर है, तो इसको याद रखिए ना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ना इजिप्ट, इजिप्ट नहीं है, ठीक है चलो। तो जी डी जिसने बोला है वो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन ऑप्शंस बीजिंग, मॉस्को, शंघाई, न्यू दिल्ली। क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट, इसका आंसर जरा बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, देखो शंघाई है इज द करेक्ट आंसर। 2014 में बना था ये, 2014 में, 2014 में ये बैंक बना था। ये ब्रिक्स का ही एक बैंक है, मतलब जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज है 11 कंट्रीज, ये अपना एक बैंक इन्होंने खोला है जिसको बोलते हैं एनडीबी, ठीक है, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्लियर है? हाँ शंघाई में होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ओपेक से क्वेश्चन आया है, चलो। ओपेक हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन ऑप्शंस वियना, रियाद, दोहा, अबू धाबी। तो पेट्रोलियम रिजर्व वाला ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या करते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये पूरा फंक्शन इसी के अंडर में आता है, ओपेक, ठीक है। पहले आंसर बताइए करेक्ट क्या होगा, फिर उसके बाद हम दूसरे मतलब इसमें जाते हैं, आंसर देते रहिए। वियना, हाँ ठीक है चलो। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपका वियना है, 1960 में बना था। टोटल इसके अभी 11 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट रिजर्व, मतलब सॉरी लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है, नंबर 1 कौन है, सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, तो आंसर होगा मतलब पेट्रोल का, तो वेनेजुएला के पास है, वेनेजुएला के पास है, ठीक है, वेनेजुएला के पास है। सबसे ज्यादा जो पेट्रोल इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा किसके पास है? वेनेजुएला के पास, ठीक। चलिए इसको याद रखिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हेडक्वार्टर्स वियना है, 1960 में बना था। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हेडक्वार्टर्स को अच्छे से याद रखिएगा। और ये वियना और जेनेवा में इतने सारे हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। चलो, पर एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना बार बार एक ही चीज को, तो भूलेंगे नहीं इतनी, तो दिमाग
क्या करता है, याद कर लेता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, इनमें से कौन सा ओपेक का मेंबर नहीं है? इराक, ईरान, इंडिया, कुवैत। अभी जनरली बात है, सही बात है कि भाई जिसके पास तेल है वही होगा। इंडिया के पास तो अंकलेश्वर हो गया, डिगबॉय हो गया, मुंबई हाई हो गया, कुछ कुछ चीजें जो ही नाम है वहीं पर मिलता है, सब जगह तो मिलता भी नहीं है, तो हर जगह पेट्रोल नहीं मिल पाता है ना। तो इंडिया इज नॉट द पार्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, करेक्ट आंसर इज इंडिया, बिल्कुल सही है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। बाकी सब इराक, ईरान, कुवैत, दे आर द पार्ट ऑफ ओपेक। नेक्स्ट, which country is known as largest member of OPEC? OPEC का लार्जेस्ट मेंबर कौन है? आंसर, लीबिया। ओपेक का लार्जेस्ट मेंबर कौन है? हाँ, करेक्ट आंसर सऊदी अरेबिया। देखो, मैंने अभी बताया था कि वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला लार्जेस्ट रिजर्व है उसके पास, तो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है? तो सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ओपेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है रिजर्व इसके पास है। तो ये क्या होता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर भी है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अभी क्या आने वाला, यूरोपियन यूनियन। चलो, यूरोपियन यूनियन आने वाला है और इससे रिलेटेड तो कई क्वेश्चंस वैसे भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन EU केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द maastricht ट्रीटी इन 1991, 1993, 95, 97। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखो, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं? यूरोपियन यूनियन। ब्लू कलर का आप दिख रहा है, ये सब यूरोपियन यूनियन है, तो इसलिए पिक्चर डाला है तो आपको क्लैरिटी हो। ये सारे क्या आपके यूरोपियन यूनियन में आते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, आंसर बताइए मुझे। 1993, हाँ करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज 1993। ठीक है, टोटल 27 मेंबर्स है इसके अभी। तो ये यूरोप का मेंबर मतलब यूरोपियन एक कंट्री है जिसके 27 मेंबर्स है। और ये क्या करते हैं? ये इकोनॉमिक, फाइनेंशियल कॉपरेशन, ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी काम ये करते हैं। ठीक है, समझ में? इसका काम है, ये यूरोपियन यूनियन का काम है, ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। इंटरपोल, इंटरपोल हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन ऑप्शन पेरिस, लियोन, जेनेवा, ब्रुसेल्स। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल पुलिस। जल्दी से बताइए, जल्दी से। नहीं, ब्रुसेल्स कैसे होगा? ब्रुसेल्स तो दूसरा है। क्या होगा? लियोन है, फ्रांस में है ना। इंटरपोल जो है ये फ्रांस में 1923 में बना था और ये यूनाइटेड नेशन का कोई पार्ट नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरपोल फ्रांस में है। लियोन कहां पर? फ्रांस। 1923 में बना था। ठीक है, इंटरपोल। क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, इंटरनेशनल, अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन तो पहले ही मैं मार्क कर दूं क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है ये आपका, तो इसको भूलना नहीं है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जेनेवा, हेग, पेरिस, वियना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ एपीएसएसबी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसको, जल्दी से बताइए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए इसको। ओके, ठीक है, देखो ये 1945 में बना था, एक नीदरलैंड में है, द नीदरलैंड, ओके। इसको द पीस पैलेस भी बोला जाता है, द पीस पैलेस, ये इंटरनेशनल कोर्ट है, द पीस पैलेस भी बोला जाता है। जब देश का कोई भी कानून काम नहीं आता है तो सब यहां पर अर्जी लगाते हैं, कहां पर, आईसीजे में, ठीक है। यूएनए का एक अभिन्न अंग है ये, इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं ना। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO headquarter is situated in options मॉस्को, बीजिंग, आस्ताना, तस्केंत। क्या होगा करेक्ट आंसर, शंघाई कोऑपरेशन से रिलेटेड है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट बताइए, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी से बताइए इसका। बारिश शुरू, हाँ तो बारिश तो बहुत पहले से शुरू हो गया है, इसका आंसर बताइए, SCO क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से बताइए। ओके, ठीक है, देखो, हाँ तो करेक्ट आंसर इज बीजिंग, ठीक है, बीजिंग चाइना में है, 2004 में ये बना था, इसको याद रखिएगा। SCO कब बना था, 2004 में बना था। करेंटली रिसेंटली 2025 में, 2025 में चाइना में इसका फिर से क्या हुआ, मीटिंग, समिट हुआ है। SCO जो समिट है वो कहां पर, आपका चाइना में हुआ है, त्यांगजिन समथिंग, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखिएगा कि चाइना में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आपका बीजिंग में है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके, तो टोटल जो मेंबर्स है ना, तो याद रखिए 10, टोटल मेंबर्स 10 है, ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10 है इसका, करेक्ट है। इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक। तो बीजिंग इज द करेक्ट आंसर, बीजिंग इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ऑप्शंस नायरोबी, अदीदस अबाबा, कायरो, लगूस। इसका बताइए, अफ्रीकन यूनियन, जल्दी से, जल्दी से, टाइम नहीं है। अफ्रीकन यूनियन का बताइए जल्दी से, क्या होगा। ओके, अफ्रीकन यूनियन का बताइए। देखिए, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।
देखिए 1999 में ये बना था, टोटल इसके मेंबर 55 है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो अदिस अबाबा है। रिसेंटली इसका समिट हुआ था इथोपिया में। कहां पर? इथोपिया में हुआ था। कहां हुआ था? इथोपिया में हुआ था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखिए कि जो G20 समिट हुआ था हमारे इंडिया में, तब यूरोपियन यूनियन को ऐड किया गया था G20 में, है ना। इंडिया ने G20 में ऐड किया था, तब शायद 51 इसके मेंबर्स थे, अभी बढ़ गए। तो अदिस अबाबा इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आगे बढ़ते। चलो, बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर्स इज इन, ऑप्शंस ढाका, कोलंबो, बैंकॉक, काठमांडू। इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जल्दी से बताइए, जल्दी से। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या होगा? देखो, सबसे पहले याद रखना होगा कि बिल्कुल इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बिम्स्टेक का, वो कहां पर है? ढाका में, ठीक है। कहां पर है? ढाका में है, बिल्कुल। हाँ, ढाका में है। ये इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल, याद नहीं आ रहा है कुछ। बे ऑफ बंगाल के पास जितने भी सारे कंट्रीज हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके? टोटल मेंबर्स 7 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, करेक्ट है। हाँ, ढाका, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अभी क्या है कि रिसेंटली बिम्स्टेक का समिट हुआ था, बिम्स्टेक समिट हुआ था। ठीक है, बिम्स्टेक समिट हुआ था। कोई बता सकता है कहां पर? रिसेंटली हुआ है, 2025 में रिसेंटली हुआ है। कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूं, थाईलैंड है, ठीक है। थाईलैंड में हुआ था, तो इसको भी याद रखिए। 2025 में करंट अफेयर्स, थाईलैंड में हुआ था, ठीक। बिम्स्टेक तो ये क्या, बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी सारे कंट्रीज है, जैसे इंडिया भी हो गया, म्यांमार, नेपाल, किसका पार्ट है, इंडोनेशिया, ये सारे जो हैं वो बिम्स्टेक के क्या हैं? पार्ट है, मेंबर है। ये क्या करते हैं? बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी सारे ट्रेड होते हैं वाया नेवी शिप, वो उनको देखना, अपने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो क्राइसिस अगर है तो उनको संभालना, इस तरीके से ये लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, तो ट्रेडिंग पे ज़्यादा ये लोग भरोसा करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। चलो, हाँ हाँ, 1997 में हाँ बना था, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 1997 में ये बना था। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? इनमें से कौन सा बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर होगा, देखो पाकिस्तान जो है वो बे ऑफ बंगाल का पार्ट नहीं है। अभी मैंने बताया बे ऑफ बंगाल के पास है ना, तो करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो हाँ,
गुड, पाकिस्तान होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चंस लास्ट शायद मैंने वीडियो में करवाया था आपको, आपको अगर याद है जल्दी से बताइए, जल्दी से यूएनईपी का बताइए जल्दी से। हाँ, पाकिस्तान फ्लैग नहीं, इसलिए मैंने फ्लैग डाल दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यूएनईपी का बताइए जल्दी से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको सॉल्व करवाया था, 1972 में ये बना था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मैंने बताया था, ये नायरोबी में है, कीनिया, ठीक है, नायरोबी कीनिया में है, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, इसको भी याद रखिएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। जिसके बाद क्या हुआ, भारत में 1972 बहुत इंपॉर्टेंट एक ईयर है, जो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत पहले से इशू था। 1972 में स्टॉकहोम में भी ये बात किया गया और बताया गया कि भाई भारत, सॉरी पूरे वर्ल्ड में ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और एक वक्त ऐसे आएगा कि तब हम गर्मी के वजह से कई सारे हमें रोग हमें देखने को मिलेंगे। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ये इसमें बताया गया था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। और बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुआ जिसके वजह से क्या हुआ, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन ने एक नया ऑर्गन बनाया, नया पार्ट बनाया, और वो है यूएनईपी। 1972 में बना था, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को अच्छे से याद रखिएगा, एपीपीएससी के क्वेश्चन में भी ये आया था, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलो, नहीं 75 नहीं होगा आपका, क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैंने हेडक्वार्टर्स नहीं बताया, फिर गलती नहीं करूंगा। यूएनईपी हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन ऑप्शंस जेनेवा, नायरोबी, न्यूयॉर्क और वियना। क्या होगा, अरे मैंने बता ही तो दिया था ना, मैं यहां बोल रहा हूं कि मैंने नहीं बताया, गलती नहीं करूंगा, बता तो दिया है, फालतू। नायरोबी में होगा, फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, केनिया में। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, नायरोबी में है यार, चलो छोड़ो ये, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, फिर गलती कर दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हेडक्वार्टर अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। विच कंट्री इज अ मेंबर ऑफ G7, अभी यहां पर दिख ही रहा होगा, G7 का मेंबर कौन है, ये तो इजी है, इसका तो आंसर बता दो। पिक्चर भी डाल दिया है, और क्या चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर, है ना। G7 को याद रखिए, G7 को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, G7 जो समिट है, ये ग्रुप 7, पहले ग्रुप 8 था, रशिया था शायद, रशिया को निकाल दिया गया और G7 हो गया। और ये G7 जो है, इसका फ्रांस में 2026 में समिट होने जा रहा है, G7 समिट 2026 जो फ्रांस में होने जा रहा है अपकमिंग, ठीक है, इसको याद रखिए, हाँ। याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देखो 7 कंट्रीज है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 कंट्रीज है। पहले रशिया भी था, तो उसको अभी नहीं है वो। चलो नेक्स्ट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ, इंडिया किसका मेंबर है, तो नाटो में तो नहीं है, तो नॉर्थ अटलांटिक वाले नहीं होगा,
OECD ये भी नहीं है, G7 में तो नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? SCO। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ SCO। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। हाँ, मैंने आंसर बी बी कर दी क्या? बी किया था क्या? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हाँ, बी तो होगा करेक्ट आंसर, मेंबर बोला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, विच कंट्री इज अ मेंबर ऑफ G20? G20 का इसमें से कौन सा मेंबर है? मुझे बताइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए G20 का मेंबर कौन है इसमें से? G20 का मेंबर कौन है इसमें से? जल्दी से बताइए, इससे रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा अभी। जल्दी से जल्दी जल्दी। ठीक, अब देखो इसमें से याद रखिएगा, लास्ट, अच्छा करेक्ट आंसर पहले तो होगा, इसमें से इंडिया है, करेक्ट आंसर है। अभी देखो G20 का जो समिट इंडिया में हुआ था वो 2023 में हुआ था। तो वैसे तो G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, तो इसमें 20 प्लस एक और कंट्री को ऐड किया गया था, इंडिया ने ऐड किया था। तो वो कौन था? अफ्रीकन यूनियन। याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन जो था वो 2020 में ऐड किया गया था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो G20 नहीं, G21 होना चाहिए। ठीक है, G21 होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपकमिंग 2026 में जो G20 समिट होने जा रहा है वो मियामी फ्लोरिडा में होने जा रहा है, मतलब अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए में 2026 में होने जा रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस मैंने बहुत बार ग्रुप में भी आपको शेयर किए हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए, समझ में आ गया। तो इसको देखिए ध्यान से, याद रखिएगा। तो 20 + 1 21 है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर घुमा के दिया तो याद रखिए 2023 में जब इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ था समिट, तब इंडिया ने एक और ऐड किया था अफ्रीकन यूनियन को, तो इसलिए 21 है। अभी कहां होने जा रहा है? यूएस में होने जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? इनमें से कौन सा कॉमनवेल्थ नेशन में है? जल्दी। इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर पिक्चर से दिखाई दे रहा है। ओके चलो, इसका बताइए मुझको, कॉमनवेल्थ में कौन है? कॉमनवेल्थ नेशन। देखो टोटल कितने हैं? हाँ बिल्कुल, 56 है। टोटल 56 नेशन है और इंडिया इज ए पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है। क्लियर? इंडिया इज ए पार्ट ऑफ इट, हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, बी नहीं होगा, इंडिया अगेन, हाँ इंडिया होगा, इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं ना, चलो। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि पिक्चर्स है आपके पास। तो विच कंट्री इज अ मेंबर ऑफ क्वाड? 4 कंट्रीज के मिला के एक टीम बनाई गई है। ऑप्शंस: इंडिया, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, क्या होगा?
करेक्ट आंसर फिर से इंडिया। अच्छा 2007 में 2007 में ये क्वाड बनाया गया था जिसमें इंडिया एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया है, आपका जापान है, अमेरिका है और आपका इंडिया है, ठीक है। अभी क्या हो जाता है कि ये चारों कंट्रीज क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक, आपको याद होगा मैंने लास्ट मिलान एक बताया था और एक बताया था इंद्र, इंडिया और जो रशिया है उसके बीच में हो रहा था ना, सॉरी फ्रांस के बीच में हो रहा था। तो ये मैंने आपको बताया था जिसमें हमने बताया कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसमें जो एरिया है यहां पर स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है, यहां से ट्रेडिंग होता है। तो इसी वजह से जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस है, किस तरीके से ट्रेड को और अच्छा कर सके, बढ़ा सके, कोऑपरेशन कर सके, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मल्टीनेशनल ट्रेड हो सके। इसी वजह से ये क्वाड बनाया गया है जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, क्योंकि अरेबियन सी और इंडियन ओशन तो इंडिया के ही तो आसपास ही है ना, तो वो एकदम नजदीक है, तो इसी वजह से इंडिया एक पार्ट बना है इसका, ठीक है, क्लियर है। चलो, अरे शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम है, लाइट जा सकता है, जल्दी से हम लोग करते हैं। अच्छा शायद लाइट गया है तो कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग लास्ट करेंगे और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, कल इसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो लाइट चला जाएगा अब भी क्योंकि गया है। जल्दी से, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 रिलीज्ड बाय UNDP? ऑप्शंस 118th, 125th, 138th, 135। तो HDI रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत का रैंक कितना है? क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। भारत का करेक्ट आंसर क्या होगा इसका UNDP का? द करेक्ट आंसर इज 138, ठीक है। अगर नंबर 1 पूछे तो आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड नंबर 1 पूछे तो क्या है? आइसलैंड है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाता है, ये UNDP क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है। अभी क्या हो जाता है कि यहां पर ना भारत का रैंक जो है 138 क्यों है? क्योंकि भारत जो है डेवलप्ड मेडिकल और बाकी अगर चीजें देखा जाए एजुकेशन, यहां से क्या है, पीछे है बहुत, तो हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो नंबर 1 जो रैंक है वो आइसलैंड है, ठीक है, और हम जो है 138 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HDI, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। शायद अभी लाइट जा सकता है, अगर ऑफ हो गया आई एम वेरी सॉरी, मैं इसको कुछ क्वेश्चंस बाकी है, मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं गया तो ठीक है, तो शायद नहीं जाएगा, अगर चले जाता है, ऑफ हो जाता है, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं कल आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। चलो, तो 138 है, इसको याद रखिएगा। तो फिनलैंड नंबर 1 है, इंडिया का रैंक याद रखिएगा, ठीक। ओके, आपको क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है कि HDI कौन रिलीज करता है, तो आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये रिपोर्ट बनाता है। भारत का रैंक 138, फिर से रिपीट 138, ठीक है, अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़े, देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया था, तो आंसर होगा UNDP है, ठीक है, UNDP निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो ठीक है, अभी जितना हो रहा है हम कर लेते हैं, क्योंकि शायद ऑफ हो सकता है। लाइट अब भी जस्ट गया, अभी मुझे टिंक करके आवाज आया, तो इसका मतलब कि बीप आवाज आया, तो मतलब कि अभी जा सकता है लाइट, ठीक है, जितना होता है हम करवा देते। तो इसका आंसर UNDP होगा, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, ऑप्शंस 108, 114, 118, 125। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इंडिया की रैंक क्या है, जल्दी से बताइए, इंडिया की रैंक क्या है? वन 125th, और कोई? देखो, इंडिया की रैंक जो है 118 है, 118 है। फर्स्ट रैंक जो है वो फिनलैंड का है, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारे क्या हैं आपके
रैंक 1 में आ जाते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा एक चीज कि क्या हो जाता है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट कब बनता है, तो ये जो कंट्री है ना, यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है लगभग, तो इनको मेडिकल में या फिर एजुकेशन में इतना पैसा डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भारत या फिर एशियन कंट्रीज में या फिर ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो इतने पीछे इसीलिए है क्योंकि हम मेडिकल, अगर एक छोटी सी बीमारी हो गई ना, कैंसर हो गया तो छोड़ ही दो, अगर छोटी सी बीमारी हो गई तो भी हर महीने जितना खर्चा होता है ना, सैलरी जितनी मिलती है वो तो दवाइयों में चली जाती है। बिजनेस है एक बहुत बड़ा, तो हमें खर्चा कर रहे हैं ऐसे चीजों पे जो फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और ऐसे कंट्रीज हैं, ये कंट्री फ्री में, निशुल्क फ्री में देते हैं और हमें खरीद खरीद कर बस कंपनीज को अमीर बना रहे हैं। तो इसीलिए हम हैप्पीएस्ट में नहीं आ जाते हैं और शायद बहुत साल लग जाएंगे आगे बढ़ने में। ठीक है, दुर्भाग्य है भारत का। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते फटाफट। विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? अरे यार धत, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, ऑप्शंस डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन। क्या होगा बता दीजिए, अभी क्या कर सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? अभी मैंने इसको बता दिया, तो करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। ठीक है, रैंक 1 क्या है? फिनलैंड का है। ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब रैंक्स में आते हैं ना, टॉप 5 में आते हैं। ये कंट्रीज टॉप 5 में है। इंडिया का 118 रैंक है। आप समझ सकते हैं ना कि ये क्यों आगे है, डेवलप्ड इसीलिए है। ठीक, चलो जो मैंने अभी बताया आपको, आगे बढ़ते। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 इज 95th, 99th, 102nd, 108th। क्या होगा इसका आंसर? इसका जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए इंडिया का रैंक कितना है याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, 102 है। अगर हमें कोई पूछे कि फर्स्ट क्या है, तो बेलारूस होगा और आपका चाइना भी एक साथ है, दोनों है। ठीक है, नंबर 1 में हंगर इंडेक्स सबसे कम इनका है। सबसे कम किसका है? आपका बेलारूस का है। हाँ ठीक है, और चाइना का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, चलो। इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 इज, इसमें तो इंडिया नंबर 1 होगा। इसको बताइए जरा। जल्दी से। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में क्या होगा, कौन होगा? इंडिया का क्या रैंक है? 85। नहीं जानते? ओके, तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। तो इंडिया से रैंक क्या होगा? देखो, एक रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांस मतलब एजेंसी है, ट्रांसपेरेंसी .org।
उनके अकॉर्डिंगली भारत का जो अभी रैंक है 2025 में वो 91st है। कितना है? 91st है। ठीक है, याद रखिए इसको। हाँ, अगर कोई पूछे फर्स्ट रैंक किसका है, तो फर्स्ट रैंक डेनमार्क है। डेनमार्क जो है वो सबसे कम करप्ट है, जितने बैक में जाएगा उतना ज्यादा करप्ट होगा। ठीक है, तो इंडिया क्या है? 91st है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है, इसको याद रखिएगा ध्यान से। मैं इसमें पिक्चर लगाना भूल गया। इंडियाज रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हेनली पासपोर्ट ये क्या करता है? हर एक कंट्री के पासपोर्ट की रैंकिंग बनाता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। कौन से कंट्री को वीजा की जरूरत, प्रायर कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है, जिसने अपने कंट्री का क्या किया है? मेंटेन किया है, क्वालिटी मेंटेन है, सिविक सेंसेस है, तो वो सब मेंटेन किया है, जिसके वजह से क्या हो जाता है? दूसरे कंट्री में क्या होता है? वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे कंट्रीज को हेनली पासपोर्ट जो रिपोर्ट बनाता है और रैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब मुझे बताइए कि भारत का क्या रैंक है? ठीक है, भारत का क्या रैंक है इसमें बताइए मुझको। ठीक है, हेनली फ्रीडम में लोग कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो, तो हमारे देश में जो बाहर के लोग आते हैं उनको भी हमें उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, जिससे क्या होता है? बदनामी होती है भारत की, इंडिया की, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो नोटिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसका अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनाया जाता है। तो मुझको बताइए क्या रैंक इसका, क्या इंडिया का रैंक क्या है? ए 75th, 80, तो करेक्ट आंसर 85th होगा। ठीक है, सिंगापुर जो है ये रैंक 1 में है। सिंगापुर जो है ये रैंक 1 में है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर का रैंक 1 है, फर्स्ट है ये, अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 85th इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया's रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 इज ऑप्शन 8th, 10th, 12th, 15th। क्या होगा? 8। इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए इसका, फिर चलते हैं। आज इसको जल्दी खत्म करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, बस 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, फिर छुट्टी। बस 1-2 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी से बताइए, और 1 और 2 क्वेश्चन बाकी है, फिर छुट्टी। हाँ, करेक्ट आंसर होगा आपका 10th है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 10th है, बिल्कुल सही है, 10th होगा, बी ऑप्शन होगा ना, बी ऑप्शन होगा। अगर फर्स्ट पूछ ले कि फर्स्ट क्लाइमेट में सबसे अच्छा हरियाली भरा सुंदर, तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क होगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है डेनमार्क। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, देखो अब एक और चीज आपको याद रखना है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसको भी याद रखिए, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये भी एक रिपोर्ट बनाते हैं वो, जो कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग है। उसमें इंडिया का कितना रैंक है वो पूछता है। तो इंडिया का रैंक जो है 9th है। इंडिया का रैंक कितना है? 9th है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको भी याद रखिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं, 8th नहीं है, 10th है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो, हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, India's rank in the gender inequality index 2025 is options 108th, 128th, 131st, 148th। और ये मैंने आपको पहले भी कल क्लास में करवाया था, कल जो क्लासेस हुए थे उसमें हमने करवाया था ये क्वेश्चन। आई होप आपको याद रहेगा ये।
इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। यहां देखो, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है ना, वो यूएनडीपी रिपोर्ट बनाता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का जो रैंक है ना, वो 108 है, याद रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ये मैं करवा चुका हूं कल, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। दूसरा, एक तो ये हो गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, दूसरा क्या हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, ये भी रिपोर्ट बनाता है। तो 2025 ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया का रैंक कितना है, 131। ठीक है, इसको याद रखिएगा, याद रहेगा। याद रहेगा। अब यूएनडीपी क्या बनाता है, कौन सा रिपोर्ट बनाता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, रैंक इंडिया का 108। अब क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अभी तो करवाया था सर, अभी तो करवाया था यूएनडीपी। अब बताइए मुझे, ये तो अभी करवाया था, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से बताइए मुझको। अभी थोड़ी देर पहले करवा रहे थे, स्टार्टिंग में ही करवाया था, जल्दी से बताइए। हाँ, हर साल चेंज होता है। एक मिनट मुझे एक बार देखने दीजिए, मैं एक्चुअली नेटवर्क के इशू, सर आपका दिमाग कौन, सर इंडेक्स हर साल में चेंज होता है। हाँ, 2026 में देखो, अभी रिसेंटली यही है, 2026 में रिपोर्ट नहीं बना है, जब बनेगा तो अब अभी तो नहीं बनेगा। 14 का जो एग्जाम है ना, उनके लिए तो नहीं है, ठीक है, अभी तो नहीं है, अभी आप यही पढ़ के जाइए, हो जाएगा, ठीक। हाँ बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क होगा ना, करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क है, अभी बताया था मैंने, यूएनडीपी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि ग्लोबल जेंडर गैप, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसको थोड़ा सा बता दीजिए बस, उसके बाद खत्म, उसके बाद खत्म। कोई बता सकता है? अच्छा, ये सबसे पहले है कि ग्लोबल जेंडर गैप कौन रिपोर्ट कौन निकालता है, तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ठीक है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज करता है। लेकिन याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर, कॉलग स्पेलिंग मुझे मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, कॉलोनी कुछ है, और ये कहां पर है आपका, जेनेवा में है, जेनेवा अभी कर रहे थे ना, जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जेनेवा, तो इसको याद रखिएगा, मतलब स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जेनेवा में है, याद रखिए। तो यूएनडीपी न्यूयॉर्क में है, याद रखिए। और रैंक कितना है, 108, किसके रिलेटेड है ये, जेंडर इनइक्वालिटी, मेल फीमेल का कितना गैप है वो उसके रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक और चीज आपको याद रखनी है, ग्लोबल जेंडर गैप, इसका कौन सा रैंक है, 131 रैंक है। साथ में क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये कौन रिपोर्ट बनाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट बनाता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा, मतलब कॉलोनी पता नहीं क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? अगर फर्स्ट रैंक बताए, पहला रैंक, फर्स्ट रैंक बताए किसका है, तो क्या होगा, तो आंसर होगा आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड नंबर 1 रैंक में, ठीक है, क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप मैं इसको एक्सप्लेन कर सका। चलो, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अरुणाचल के एग्ज़ाम सामने हैं, 14 को एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़िए। मैं हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। धीरे धीरे करके आपके जो इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट होगा, बाद में मैथ्स रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लासेस। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको बताया था कल, पर तब तक आप जीएस के क्लासेस को देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी मैसेज, अभी कोई भी है, कुछ भी आपको आइडिया देना है, कुछ एडवाइस देना है, कुछ आपको पूछना है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस चाहिए,
तो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और सीजीएल का जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 30th को है, 30th अगस्त को है। तो इससे पहले हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17, 18 और 20 को क्या है, हमारे डेमो क्लासेस हैं। आप हमें डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमें, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कल और बाकी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको याद रखना होगा कि हमारे जो क्लासेस हैं ना वो 8:30 बजे हो रहे थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सबको, मेरा भी थोड़ा डेट इधर उधर हो रहा है, मतलब टाइमिंग, इसी वजह से इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, 9:30 को किया है। तो 9:30 को हम लाइव आएंगे और क्या होगा, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने मिक्स्ड एमसीक्यूज करवाए थे, उनको आप अच्छे से देखिए, वीडियो नहीं देखा है तो फेसबुक में मिल जाएगा। दूसरा ये वीडियो है, इस वीडियो में भी मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को मैंने कंप्लीट किया है। तो कल मिलते हैं 9:30 में और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, कोई भी क्वेरीज है हम तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। चलो, गुड नाइट।